दोस्तों सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से बहुत बढ़िया वैकेंसी निकाला गया है। ये वैकेंसी किस पोस्ट के लिए है और कौन कौन से लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है, इसमें जॉब लेने के लिए आपको कौन कौन से रूल को फॉलो करना होगा, सभी पे मैं डिटेल्स में चर्चा करूंगा। इसका फुल नोटिफिकेशन आ चुका है। यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो बताया गया है रिक्रूटमेंट ऑफ द कांस्टेबल फायर, यानी कि CISF में कांस्टेबल फायरमैन का 2024 के लिए वैकेंसी निकाल दिया गया है। इससे पहले जो वैकेंसी निकाला गया था वो 2022 में वैकेंसी निकाला गया था, जिसका 2023 में फाइनल एग्ज़ाम लेके और ज्वाइनिंग लेटर भेज दिया गया है जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं। यहाँ पे अगर हम आगे बात करें तो बताया गया है कि 31/8/2024 से लेके 30/9/2024 के बीच में आप लोग ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं, जो कि आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने का ऑफिशियल वेबसाइट CISF पे है। यहाँ पे बोला गया है कि मेल इंडियन सिटीजन इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि फीमेल इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। टेम्प्रोरी पोस्ट ऑफ कांस्टेबल फायर इन सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, यहाँ पे आप देखिए पे लेवल 3, यानी कि 21,700 से लेके 69,100 के बीच में इसमें जो है ना सैलरी मिलेगा, जैसा कि SSC GD को दिया जाता है। इसमें और भी अलाउंस मिलेंगे जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा दिया जाता है। यहाँ पे अगर हम आगे बात करें तो 2004 के बाद जो है ना यहाँ पे बोला गया है कि जो भी लोग इसमें ज्वाइन होंगे वो नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत ज्वाइन होंगे, वो ओल्ड पेंशन सिस्टम उनको नहीं दिया जाएगा। यहाँ पे अगर हम आगे बात करें तो बताया गया है कि एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड थ्रू ऑनलाइन, यहाँ पे आप देखिए। उसके बाद बोला गया है कि इसमें जो है ना सबसे पहले फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट यानी कि रनिंग कराया जाएगा, उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी कि आपका हाइट वेट चेस्ट लिया जाएगा, उसके बाद आपका जो है ना यहाँ पे देखिएगा तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद रिटन एग्जामिनेशन आपका कंडक्ट कराया जाएगा और उसके बाद जो है ना डिटेल्स मेडिकल एग्जामिनेशन कराया जाएगा। यहाँ पे अगर हम रिटन एग्जामिनेशन की बात करें तो ये कंप्यूटर बेस्ड या OMR बेस्ड हो सकता है। कंप्यूटर बेस्ड जो होगा वो CBT होगा, OMR बेस्ड कम चांस है होने का। जो एग्ज़ाम होगा वो हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के 2 लैंग्वेज में जो है ना क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद यहाँ पे आप देखिएगा तो वेरिफिकेशन ऑफ रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विल बी कैरियर्ड आउट ऑफ द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। ओरिजिनल सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराना होगा। जो भी लोग रिटन एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करेंगे उनके जो है ना, जैसे मान लीजिए कि अगर एक पोस्ट पे वैकेंसी है तो 2 कैंडिडेट्स को जो है ना मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। यहाँ पे साफ साफ बताया गया है। यहाँ पे बोला गया है कि आफ्टर कंप्लीट जो है ना PET PST DV रिटन एग्जामिनेशन OMR बेस या CBT होगा, उसके बाद ही आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। अगर हम आगे बात करें इस वैकेंसी में तो बताया गया है आगे जो है ना मेडिकल के बारे में। यहाँ पे फिर से सैलरी के बारे में बताया हुआ है 21,700 से लेके 69,100 के बीच में। अब यहाँ पे देखिएगा तो वैकेंसी के बारे में बताया हुआ है। अगर हम वैकेंसी पे चर्चा करें तो सबसे पहले अंडमान निकोबार में जो है ना 0 वैकेंसी है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा तो आंध्र प्रदेश में जो है ना नॉर्मल में 27 वैकेंसी है और नक्सल या मिलिट्री अफेक्टेड एरिया जो होते हैं वहाँ पे 5 वैकेंसी है। उसके बाद है अरुणाचल प्रदेश में 15 वैकेंसी है, आसाम में 164 वैकेंसी है, बिहार में 56 पोस्ट पे वैकेंसी है, चंडीगढ़ में 0 वैकेंसी है, छत्तीसगढ़ में आप देखिएगा तो 14 वैकेंसी नॉर्मल डिस्ट्रिक्ट में है और नक्सल अफेक्टेड में 41 पोस्ट पे वैकेंसी है। दादर नगर हवेली एंड दमन एंड दीव में 0 वैकेंसी है। उसके बाद अगर हम आगे बात करें तो यहाँ पे बताया गया दिल्ली में टोटल 9 पोस्ट पे वैकेंसी है, गोवा में 1 पोस्ट पे वैकेंसी है, गुजरात में 32 पोस्ट पे वैकेंसी है, हरियाणा में 14 पोस्ट पे वैकेंसी है, हिमाचल प्रदेश में 4 पोस्ट पे वैकेंसी है, जम्मू कश्मीर में 65 पोस्ट पे वैकेंसी है, झारखंड में आप देखिएगा तो नॉर्मल मतलब डिस्ट्रिक्ट में 18 पोस्ट पे वैकेंसी है, नक्सल एरिया में जो है 29 पोस्ट पे वैकेंसी है, कर्नाटक में 33 पोस्ट पे वैकेंसी है, केरल में यहाँ पे आप देखिएगा तो नॉर्मल डिस्ट्रिक्ट में 18 पोस्ट पे वैकेंसी है और नक्सल इफेक्टेड में 19 पोस्ट पे वैकेंसी है। उसके बाद अगर हम आगे बात करें तो यहाँ पे है 18 नंबर में लद्दाख में 1 पोस्ट पे वैकेंसी है, लक्षद्वीप में 0 पोस्ट पे वैकेंसी है, मध्य प्रदेश में नॉर्मल में 39 पोस्ट पे वैकेंसी है और नक्सल इफेक्टेड में 17 पोस्ट पे वैकेंसी है, महाराष्ट्र में नॉर्मल में 61 वैकेंसी है और नक्सल इफेक्टेड में 11 वैकेंसी है, मणिपुर में 16 पोस्ट पे वैकेंसी है, मेघालय में 22 पोस्ट पे वैकेंसी है, मिजोरम में 8 पोस्ट पे वैकेंसी है और नागालैंड में 15 पोस्ट पे वैकेंसी है। ये 25 नंबर हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे 26 नंबर से स्टार्ट होता है उड़ीसा में नॉर्मल डिस्ट्रिक्ट में जो 23 वैकेंसी है, नक्सल इफेक्टेड में 41 पोस्ट पे वैकेंसी है, पांडिचेरी में 1 पोस्ट पे वैकेंसी है, पंजाब में 15 पोस्ट पे वैकेंसी है, राजस्थान में 37 पोस्ट पे वैकेंसी है,
सिक्किम में 0 पोस्ट पे वैकेंसी है, तमिलनाडु में यहाँ पे देखिएगा तो 39 पोस्ट पे वैकेंसी है, तेलंगाना में नॉर्मल डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे 19 पोस्ट के है और नक्सल इफेक्टेड में 7 पोस्ट पे वैकेंसी है। उसके बाद है त्रिपुरा में 26 पोस्ट पे वैकेंसी है, उत्तर प्रदेश में 108 पोस्ट पे वैकेंसी है, उत्तराखंड में 5 पोस्ट पे वैकेंसी है और वेस्ट बंगाल के नॉर्मल डिस्ट्रिक्ट 49 पोस्ट पे वैकेंसी है और नक्सल इफेक्टेड में 6 पोस्ट पे वैकेंसी है। अगर हम टोटल यहाँ पे बात करें तो बताया गया है 1130 पोस्ट पे वैकेंसी को निकाला गया है। इससे पहले जो 2022 में वैकेंसी आया था उस टाइम पे 1149 पोस्ट पे वैकेंसी था, लेकिन वैकेंसी को बढ़ा के फिजिकल कंडक्ट करने के बाद वैकेंसी के बढ़ने का नोटिफिकेशन आया था और लगभग 1700 पोस्ट पे वैकेंसी को कर दिया गया था, लेकिन इस बार 1130 पोस्ट ही है। अगर आगे आप लोग देखिएगा तो यहाँ पे बताया है कि यूआर का मतलब होता है अनरिजर्व, ईडब्ल्यूएस का मतलब होता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, एससी का मतलब होता है शेड्यूल कास्ट, एसटी का मतलब होता है शेड्यूल ट्राइब्स, ओबीसी का मतलब होता है अदर बैकवर्ड कास्ट। यहाँ पे ये चीज़ बताया गया है। उसके बाद बताया गया है कि फॉर्म भरने का जो वेबसाइट है वो बोला गया है कि CISF-recruit.CISF.gov.in से आप फॉर्म को भर सकते हैं। 10% जो वैकेंसी है वो ESM यानी कि एक सर्विसमैन, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, रिटायर्ड पर्सन के लिए रिजर्व रखा गया है। यहाँ पे बात करें कि आप जिस स्टेट से या जिस मतलब यूनियन टेरिटरी से बिलोंग करते हैं, आपको परमानेंट रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट आपके पास जहाँ का है, आप फॉर्म उसी स्टेट से या उसी मतलब यूनियन टेरिटरी से आप फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पे आगे बात करें तो यहाँ पे बोला गया है कि अगर आप आउटसाइड अपने स्टेट से फॉर्म भरते हैं तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आप जिस कैटेगरी से आते हैं, मतलब आप SC से आते हैं, ST से आते हैं, OBC, EWS, ESM, तो उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, तभी आप जो है ना रिजर्वेशन का जो है ना लाभ ले पाएंगे। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं रहेगा तो आप लोगों को रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिल पाएगा। आगे बात करें तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बताया हुआ है कि किस को पढ़ाई को करने वाले कैंडिडेट्स इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो जैसा कि पिछली बार जो भी लोग फॉर्म को भरे होंगे उनको पता होगा कि 12th क्लास पास मांगा जाता है, वो भी साइंस सब्जेक्ट से। यहाँ पे बोला गया है कि द कैंडिडेट्स मस्ट हैव पास्ड 12th क्लास इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी विथ साइंस सब्जेक्ट ऑन और बिफोर क्लोजिंग डेट, यानी कि लास्ट डेट से पहले आपके पास जो है ना 12th क्लास साइंस सब्जेक्ट से अगर आप पास किए हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो 18 से 23 साल के कैंडिडेट्स इस फॉर्म को भर सकते हैं। जो एज काउंट होगा वो 30, यहाँ पे बोला गया है कि 30/9/2024 को काउंट होगा। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1/10/2001 के बाद और 30/9/2006 के बीच में है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आप SC ST कैटेगरी से आते हैं तो आपको 5 साल का एज में छूट दिया जाएगा। अगर आप OBC से आते हैं तो 3 साल का छूट दिया जाएगा। अगर आप एक सर्विसमैन से आते हैं तो जब आप ड्यूटी को छोड़ते हैं उसके बाद 3 साल का छूट दिया जाएगा। यहाँ पे बोला गया है कि अगर आप 1984 के राइट्स में यहाँ पे जैसे हैं गुजराती हैं, 2002 वाले, ये सब मतलब आप मतलब कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल का छूट मिलेगा। UR EWS को 5 साल का छूट मिलेगा, OBC को 8 साल का, SC ST को 10 साल का। आगे यहाँ पे बात करें तो बताया गया है हाउ टू अप्लाई के बारे में 9 नंबर में बताया हुआ है कि फॉर्म आपको जो है ना सबसे पहले 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद आप अप्लीकेशन फॉर्म को भरेंगे। इसके बारे में एनेक्सर 2 में पूरा समझाया हुआ है। अगर आप देखिएगा तो फॉर्म भरने में आपको जो है ना फोटोग्राफ अपलोड करना है। अगर हम फोटोग्राफ की बात करें तो बोला गया है कि नो मोर देन 3 मंथ्स, यानी कि 3 मंथ से ज़्यादा पुरान फोटो नहीं होना चाहिए। फोटो आपका JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए, 20 KB से 50 KB के बीच होना चाहिए। यहाँ पे अगर हम फोटो की बात करें तो 3.5 सेंटीमीटर विड्थ और 4.5 सेंटीमीटर इसका जो है ना हाइट होना चाहिए। फोटोग्राफ जो बोला गया है कि आप विदाउट कैप का स्पेशल मतलब कोई भी आप ग्लास नहीं लगाएंगे, ये सब लगा के फोटो नहीं करेंगे। द डेट ऑन द विच ऑफ फोटोग्राफ हैज़ बीन टेकन मस्ट बी क्लियरली प्रिंटेड ऑन द फोटोग्राफ, यानी कि जिस डेट को आप फोटो को खिंचवा रहे हो वो डेट फोटोग्राफ के ऊपर लिखा होना चाहिए। ये भी बात यहाँ पे बताया गया है। आगे बात करें सिग्नेचर के बारे में बताया हुआ है कि 10 KB से लेके 20 KB के बीच में आपका सिग्नेचर होना चाहिए। सिग्नेचर का 4 सेंटीमीटर जो है ना विड्थ होना चाहिए और 2 सेंटीमीटर इसका हाइट होना चाहिए। सिग्नेचर यहाँ पे अगर हम बात करें तो विल बी रिजेक्टेड, अगर आप कोई भेवराहट सिग्नेचर, ब्लर सिग्नेचर अपलोड करेंगे तो वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पे अगर हम डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना है वो PDF फॉर्मेट में अपलोड करना है। जैसे कि यहाँ पे क्या अपलोड करना है तो मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट, सीनियर सेकेंडरी का सर्टिफिकेट हो
गया, या अगर कोई भी जैसे मतलब कैटेगरी सर्टिफिकेट, तो ये सब आपको PDF फॉर्मेट में अपलोड करना है। ये सब फॉर्म भरने का डेट यहाँ पे बताया गया है कि 30/9/2024 के 23 बजे से पहले आपको ये सब फाइनल कर लेना है। 10 नंबर में यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी के बारे में बताया गया है कि 100 रुपये एप्लीकेशन फ़ी आपको पे करना है अगर आप जनरल, OBC, EWS कैटेगरी से हैं। अगर आप SC, ST, ESM कैटेगरी से हैं तो आपको एप्लीकेशन फ़ी पे करने का कोई भी ज़रूरत नहीं है, आपको एप्लीकेशन फ़ी में छूट दिया गया है। एप्लीकेशन फ़ी पे करने के लिए आपको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI, SBI ब्रांच, बाई जनरेशन SBI चालान के माध्यम से आप पे कर सकते हैं। 30/9/2024 से पहले आपको पेमेंट्स भी कर लेना है। अगर आप SBI ब्रांच के माध्यम से पेमेंट्स करते हैं तो आपको 2/10/2024 यानी कि 2-3 दिन का एक्स्ट्रा टाइम आपको दिया जाएगा। फी जो होगा उसमें कोई भी रिफंड नहीं किया जाएगा। एक बार आप पैसा पे कर देंगे, वो पैसा किसी भी हालत में आपको वापस नहीं दिया जाएगा, ये भी बात यहाँ पे बताया हुआ है। अगर हम यहाँ पे 10.7 में पढ़े तो बताया गया है कि एप्लीकेबल सर्विस चार्ज विल बी पेड बाई कैंडिडेट्स, यानी कि अगर कोई एक्स्ट्रा चार्ज लिया जाता है तो वो आपको ही पे करना होगा। वो मतलब ऐसा नहीं है कि वो 100 रुपये में ही ऐड है। यहाँ पे अगर आप कोई फॉर्म गलत फिल कर देते हैं तो बताया गया है कि 10/10/2024 से लेके 10/12/2024 के बीच में आप जो है ना अपना फॉर्म को एडिट कर पाएंगे। जैसे 3 दिन का ये डेट दिया जाता है फॉर्म एडिट करने का। 11.2 में बताया गया है कि एक ही बार आपको जो है ना फॉर्म एडिट करने का मौका दिया जाएगा। और यहाँ पे 11.4 में यहाँ पे बताया गया है कि अगर आप फॉर्म को एडिट करते हैं तो आपको 200 रुपये का एप्लीकेशन फ़ी पे करना होगा करेक्शन चार्ज के लिए, जो कि आपको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI के माध्यम से आप ये भी पे कर सकते हैं। 12 नंबर में यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे एडमिशन टू द एग्जामिनेशन ऑल कैंडिडेट्स हु रजिस्टर, यानी कि जितने भी कैंडिडेट्स इस पे रजिस्टर्ड होंगे उन लोगों का एडमिट कार्ड जारी होगा, जो कि आपको इसी वेबसाइट से डाउनलोड करना है। उसका PET और PST डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराया जाएगा। ये सब जो होगा वो CISF के कैंप में होगा, जहाँ भी CISF का कैंप होगा। इसमें क्या क्या करना है आपको PET और PST में, इसके लिए भी आगे बताया गया है। उससे पहले यहाँ पे बताया गया है कि आपको जो है ना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे और ईमेल ID पे ये सब सूचना भेज दिया जाएगा जैसे ही आपको कोई भी इंफॉर्मेशन आता है। उसके बाद आपका CBT एग्ज़ाम होगा, उसके लिए एडमिट कार्ड आएगा। उसके बाद जो है ना आपका मेडिकल होगा, उसके लिए एडमिट कार्ड आएगा। सभी चीज़ों को बारी बारी से बताया हुआ है, इसलिए फॉर्म को आप लोग भरने से पहले एक बार नोटिफिकेशन को पढ़ेंगे। यहाँ पे बताया गया है रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में। अगर हम रिक्रूटमेंट प्रोसेस की बात करें 13 नंबर में, तो आपका फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट यानी कि PET और उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, ये सब एक ही साथ आपका कराया जाएगा। अगर हम फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट की बात करें तो 13 पॉइंट यहाँ पे देखिएगा 13.1.2 में बोला गया है कि कैंडिडेट्स को जो है ना 5 किलोमीटर का रनिंग क्वालिफाई करना है 24 मिनट में। ये जो कैंडिडेट्स क्वालिफाई करेंगे उसका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट कराया जाएगा। जो लोग रनिंग क्वालिफाई नहीं करेंगे वो वहीं से बाहर हो जाएंगे, उनको आगे कोई भी प्रोसेस में भाग लेने का मौका नहीं दिया जाएगा। अगर हम फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की बात करें तो बताया गया है कि आपका हाइट 170 सेंटीमीटर होना चाहिए और आपका चेस्ट जो है ना वो मतलब जो है ना बिना फुलाए 80 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाने के बाद 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर आपका चेस्ट 100 सेंटीमीटर है तो भी आपको 5 सेंटीमीटर फुलाना है और 80 सेंटीमीटर है तो भी आपको 5 सेंटीमीटर फुलाना है। यहाँ पे अगर हम रिलैक्सेशन की बात करें कि किनको हाइट में रिलैक्सेशन दिया जाएगा, तो जो भी लोग जैसे हिमाचल प्रदेश से हो गया, गोरखा हैं, डोगरा हैं, मराठा हैं, सिक्किम से हैं, लद्दाख से हैं, कश्मीर से हैं, जम्मू से कश्मीर से हैं, उनका हाइट 165 सेंटीमीटर है, फिर भी उनको ले लिया जाएगा और उनका चेस्ट जो है वो 78 से 83 सेंटीमीटर ही मांगा गया है। और यहाँ पे B में बताया गया है कि कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू ट्राइबल और यहाँ पे आदिवासी इंक्लूडिंग यहाँ पे मिजोस एंड नागा अगर हैं तो आपका हाइट 162.5 सेंटीमीटर होना चाहिए और चेस्ट आपका 77 से 82 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये आपको जो है ना PET और PST क्वालिफाई करना है। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। अगर हम डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की बात करें तो सबसे पहले आपका 10th का सर्टिफिकेट मार्कशीट चेक किया जाएगा, 12th का पासिंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट चेक किया जाएगा। उसके बाद आपका मतलब PRC यानी कि परमानेंट रेसिडेंशियल
सर्टिफिकेट हो गया, कैटेगरी सर्टिफिकेट हो गया, जो भी आपका आधार कार्ड हो गया, ये सब आपका चेक किया जाएगा। उसके बाद आपका रिटन एग्जामिनेशन के लिए एडमिट कार्ड आएगा। अगर हम रिटन एग्जामिनेशन की बात करें तो ये CBT होता है, क्योंकि पिछली बार CBT होता है, जो कि 100 नंबर का आपका लिया जाएगा। अगर हम इसके सिलेबस की बात करें तो 120 मिनट यानी कि 2 घंटे का आपका एग्जाम होगा। 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 25 नंबर के जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में, जनरल अवेयरनेस में 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, मैथमेटिक्स में 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, इंग्लिश या हिंदी में से किसी एक सेक्शन का आप एग्जाम दे सकते हैं। अगर आप हिंदी देना चाहें तो हिंदी और इंग्लिश देना चाहते हैं तो इंग्लिश, आपको 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, ये आप लोगों को क्वालिफाई करना होगा। अगर हम क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें तो यहाँ पे आपको क्वालिफाइंग मार्क्स भी बताया होगा। हालांकि क्वालिफाइंग मार्क्स से आप लोगों को कुछ नहीं करना है, क्वालिफाइंग मार्क्स अलग होता है और कट ऑफ अलग बनाया जाता है। जैसे मान लीजिए कि मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में अगर बात करें तो जो भी लोग रिटन में 35% नंबर ला देते हैं, UR EWS ESM, उनको रिटन पास माना जाएगा और SC ST OBC वाले 33% पे पास माने जाएंगे। हालांकि ये मेरिट का नंबर नहीं है, मेरिट इससे ज़्यादा जाता है। मेरिट पिछली बार लगभग 80 के आसपास गया था, मतलब 80 का, कहीं 85, कहीं 90, इतना मेरिट इसमें गया है। मेरिट लिस्ट की बात करें तो आफ्टर कंप्लीट जो है ना PET PST रिटन एग्जामिनेशन, उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन, सभी लोगों को तो कैटेगरी वाइज मेरिट बनाया जाता है। यानी कि EWS के जो सीट है वो EWS कैटेगरी वाले को दिया जाएगा, SC का जो सीट है वो SC कैटेगरी वाले को दिया जाएगा। इस तरीके से मेरिट बनता है, अलग अलग कैटेगरी का और अलग अलग स्टेट का अलग अलग मेरिट बनता है। उसके बाद हम आगे बात करें तो यहाँ पे 16 नंबर के 16.1 में बताया गया है कि सभी कैंडिडेट्स को ये बात बताया जाता है ध्यानपूर्वक कि वो लोग फॉर्म को अप्लाई करने से पहले एक बार नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ेंगे। बिना नोटिफिकेशन को पढ़े वो लोग फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो हो सकता है कि वो कुछ ना कुछ इसमें गलती कर जाएं। अगर आपको कोई डाउट है तो यहाँ पे बताया गया है, एक हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है। इस हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। 10 बजे से लेके 6 बजे दिन तक वर्किंग डे होता है, यानी कि संडे को छोड़ के आप कॉल करके अपना जानकारी जो है ना, जो भी आपको डाउट है वो चीज़ आप यहाँ से पता कर सकते हैं। आप कोई भी एग्जामिनेशन देने जाएंगे या रिक्रूटमेंट का कोई भी प्रोसेस को देने जाएंगे तो आपको 2-3 दिन के रहने का, खाने का, ये सब व्यवस्था खुद करना होगा। इसके लिए आपको रिक्रूटमेंट एजेंसी 1 भी रुपए नहीं देगी। और यहाँ पे हम बात करें तो फॉर्म को कैसे भरना है इसके बारे में बताया हुआ है। तो जैसे ही ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होगा मैं आपको एक पर्सनल वीडियो लेके आऊँगा 31 अगस्त को, ताकि आपको फॉर्म भरने में कोई भी समस्या ना हो, फॉर्म आप लोग आसानी से भर सकें। तो इस तरीके से आज के इस वीडियो में हमने जाना कि CISF फायरमैन के द्वारा बहुत बढ़िया 1130 पोस्ट पे ऑल इंडिया के लिए वैकेंसी निकाला गया है। इस वैकेंसी के डिटेल्स नोटिफिकेशन के बारे में मैंने चर्चा किया। अगर नोटिफिकेशन जो भी मैंने समझाया वो आपको फुल समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। तब तक आप लोग देखते रहिए मेरा YouTube चैनल फॉर्म फिलअप की नॉलेज। जय हिंद, जय भारत।